Hello everyone, welcome back to my channel. This is the 6th lecture of our cultural study series and ये वाला वीडियो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज रेमंड विलियम्स वो राइटर हैं हमारे कल्चरल स्टडी की फील्ड से जिसमें से नेट ने मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे हैं। इस वीडियो में वो सारे क्वेश्चंस आप देखेंगे विथ हिज इम्पॉर्टेंट टर्म्स, हिज इम्पॉर्टेंट बुक्स इन एवरीथिंग। So this video is going to be very important and beneficial for you, so do watch up till the end. Now there is a new technique which I have employed in this video in which we are going to see the question first and then we are going to go on his important works and concept. ऐसा करने से हम लोग जब क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं और फिर कॉन्सेप्ट को देखते हैं तो हम लोग को एग्जैक्टली पता चलता है कि कॉन्सेप्ट किस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और एक्चुअली वो वर्क इम्पॉर्टेंट है भी या नहीं, और है तो उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। सिर्फ आप जब ब्लाइंडली कंटेंट पढ़ते चले जाते हैं तो आपको पर्सपेक्टिव ही नहीं पता लगता है कि क्वेश्चंस आखिर पूछे कैसे जा रहे हैं, एंड दैट इज वेयर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फेल। So starting with this new technique, I hope this is going to be very beneficial for you. So let's take a look. हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ दीज आर ट्रू ऑफ रेमंड विलियम्स कल्चर एंड सोसाइटी। अब जिसको रेमंड विलियम्स के बारे में कुछ भी नहीं पता है, इस क्वेश्चन से आपको एक चीज तो पता लग गई होगी कि कल्चर एंड सोसाइटी रेमंड विलियम्स का या तो एक टर्म है या तो कोई बुक है, वो आपको आगे पता चल जाएगा। आगे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं जिसमें से आपको देख के बताना है कि ये ट्रू है, इसमें से कौन सा ट्रू है या कौन सा फॉल्स है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 2019 की शिफ्ट 1 में अगेन एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मैच द वर्क्स विद द ऑथर्स। अब यहाँ पे नेम्स दिए हुए हैं ऑथर्स के और उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स दिए हुए हैं। वी कैन सी रेमंड विलियम्स, और इन सारे ऑप्शंस में से आपको कल्चर एंड सोसाइटी फिर से देखने को मिलता है। दैट मीन्स कि पहले ही दो क्वेश्चन से हम लोग को समझ में आ गया कि रेमंड विलियम्स का एक वर्क है, बिकॉज यहाँ वर्क लिखा हुआ है कल्चर एंड सोसाइटी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप ये देख सकते हैं कि ये 2021 में आया था, देन अगेन 2019 में पूछा गया है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड 2019 का अगेन ये क्वेश्चन है, व्हाट अकॉर्डिंग टू रेमंड विलियम्स इज द राइट डिस्क्रिप्शन ऑफ द टर्म। अब हम लोग को पता चलता है कि रेमंड विलियम्स का एक और टर्म है विच इज इंपॉर्टेंट, विच इज कल्चरल मटीरियलिज्म। जो आपको पता होगा तो आप तुरंत इसमें से पता लगा लेंगे। ओके, मूविंग फॉरवर्ड अगेन ये 2019 की शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। नाउ 2019 वॉज माई पेपर, जिसमें वो पहला पेपर था कि कल्चरल स्टडीज़ के बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे जिसके बाद से बच्चे कल्चरल स्टडीज़ को पढ़ना शुरू कर चुके थे। ओके, सो आई कैन वेरी मच रिलेट विद दिस पेपर। कल्चर इज ऑर्डिनरी, दैट इज द फर्स्ट फैक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ द स्टेटमेंट। अब ऐसे टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपसे तभी निकल पाएंगे जब आपको किसी भी राइटर के सारे इंपॉर्टेंट या मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट वर्क्स की थोड़ी सी भी अगर आपको आउटलाइन पता होगी तो तुरंत आपसे ये क्वेश्चन बन जाएगा। हम लोग आगे देखेंगे एंड तुरंत आपको आंसर इसका मिल जाएगा। मूविंग फॉरवर्ड, द की फिगर्स इन द डेवलपमेंट ऑफ ब्रिटिश कल्चरल स्टडीज आर। अब ये क्वेश्चन बहुत इजी है। अगर आपने कल्चरल स्टडीज़ की मेरी सीरीज़ फॉलो की है तो अगर आपको रेमंड विलियम्स के बारे में नहीं भी पता है तो आपसे ये आंसर बन जाएगा, क्योंकि हम लोग ने रिचर्ड होगार्ट, स्टुअर्ट हॉल और भी राइटर्स को हम लोग कवर कर चुके हैं। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग आइटम्स और आइडियाज विद द राइटर्स हु फर्स्ट यूज्ड और पॉपुलराइज्ड इट। अब हम लोग को कुछ टर्म्स गिवन है यहाँ पे और राइटर्स गिवन है। अगेन आपको बताना है कि आपके रेमंड विलियम्स का कौन सा इसमें से टर्म है जो उन्होंने पॉपुलराइज किया था। ओके, इस वीडियो के बाद आपको इन सारे क्वेश्चंस के बहुत अच्छे से आंसर पता लग जाएंगे अलॉन्ग विथ मेनी अदर एंड मेनी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ हिम। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम लोग रेमंड विलियम्स के बारे में देखते हैं। रेमंड विलियम्स वॉज बॉर्न ऑन 1921. ही वॉज अ वेल्श सोशल राइटर. ही वॉज अ स्पोक्स पर्सन ऑफ ब्रिटिश न्यू लेफ्ट विंग। अब इफ यू हैव अगेन फॉलोड माई सीरीज ऑफ कल्चरल स्टडीज, यू प्रोबेबली नो कि लेफ्ट विंग और राइट विंग क्या है। इसके बारे में हम लोग ने एट लेंथ बात की है। If you haven't seen my first video, introductory video, जिसमें हमने सारे टर्म्स के बारे में बात की थी, then do go and watch it. फॉर नाउ आई कैन टेल यू कि ब्रिटिश न्यू लेफ्ट विंग जो थी एक आपकी लेफ्टिस्ट ऑपोजिशन पार्टी थी ऑफ द राइट कंजर्वेटिव पार्टी ऑफ मार्गरेट थैचर, जिनके ये लोग ऑपोजिशन में थे। इनके एरिया ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट थे, वेरएज जो राइट विंग पार्टी थी उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट कुछ और था। ओके, मेजर कंट्रीब्यूटर टुवर्ड्स मार्क्सिज्म एंड कल्चरल स्टडीज, ये हमारे दोनों
फील्ड से बिलोंग करते हैं। आगे हम लोग अब इनके इंपॉर्टेंट टर्म्स और इनके वर्क्स को देखते हैं। सबसे पहला इनका इंपॉर्टेंट वर्क है कल्चर एंड सोसाइटी। अब आप इनकी टाइटल से एक चीज नोटिस कर पा रहे होंगे कि कल्चर एंड सोसाइटी 1780 टू 1950, ये आपके टाइटल का ही पार्ट है। सो इस पर्टिकुलर बुक में उन्होंने लेट 18th सेंचुरी से लेके मॉडर्न एज तक के सोसाइटी में आए हुए चेंजेस को एनालाइज किया है और अपनी इस बुक में उसके बारे में बात की है यूजिंग द 5 कीवर्ड्स। दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने रेमंड विलियम्स पे अपने नोट्स बना लिए हैं, ये पॉइंट ऐड नहीं किया है, देन टुडे इज द टाइम यू कैन अपडेट योर नोट्स। एंड ये क्वेश्चन आ भी सकता है कि इसमें से जो 5 कीवर्ड्स उन्होंने दिए हैं कल्चर एंड सोसाइटी के, आप फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है कि फिल करो कि वो कौन से पार्ट थे, या फिर इसके किसी भी एक कीवर्ड के बारे में पूछा जा सकता है। तो एज आई टोल्ड यू कि लेट 18th सेंचुरी से मॉडर्न एज तक की जो सोसाइटी के चेंजेस थे उन्होंने उसको एनालाइज किया और इस बुक में लिखा यूजिंग 5 कीवर्ड्स: इंडस्ट्री, डेमोक्रेसी, क्लास, आर्ट एंड कल्चर। ये आपको अपने नोट्स में अपडेट करने की जरूरत है। देयर आर 2 अदर मेजर थिंग्स जिसके बारे में रेमंड विलियम्स ने बात की है। सबसे पहली चीज तो इन्होंने ये बोला है कि आपका जो कल्चर है ये कोई थ्योरी नहीं है या फिर कोई एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट नहीं है जो किसी इलाइट या डोमिनेटेड कल्चर या हाई कल्चर को बिलोंग करता है। आपका कल्चर इज अ होल वे ऑफ लाइफ। आप कैसे खाते हो, पहनते हो, आपके चॉइसेस क्या है, आप क्या कंज्यूम करते हो, एवरीथिंग इट इज अ वे ऑफ लाइफ। और इसके थ्रू इन्होंने ये बोलने की कोशिश की है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के आने के बाद जिस तरीके से हाई क्लास कल्चर ने डोमिनेट कर लिया ऑर्डिनरी पीपल के ऊपर, इस आइडिया को ये शन करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, शन्स द आइडिया ऑफ हाई कल्चर। सो आपको कल्चर एंड सोसाइटी के बारे में 3 इंपॉर्टेंट चीजें अभी तक पता लग चुकी हैं। लेट्स रीड दिस पॉइंट। ही आर्ग्यूड दैट सो कॉल्ड हाई कल्चर इंप्लाइड दैट वर्किंग क्लास कल्चर वाज इंफीरियर। जैसे हम लोग कई बुक्स में या फिर मार्क्सिज्म के कॉन्सेप्ट में भी हम लोग देख चुके हैं कि उनका टोटल एम्फेसिस यही है कि कैसे आपकी डोमिनेंट एंड हेजेमोनिक पावरफुल पीपल आर ट्राइंग टू चेंज और ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस द ऑर्डिनरी पीपल, देयर चॉइसेस, देयर इंटरेस्ट, उनके ऊपर किस तरीके से इनका इफेक्ट पड़ रहा है। और हाई कल्चर ऑलवेज बिलीव कि हमारा जो वर्किंग क्लास कल्चर है वो इंफीरियर कल्चर है एंड उनका कल्चर कोई कल्चर नहीं होता है। सो इसी कॉन्सेप्ट के बारे में इन्होंने कल्चर एंड सोसाइटी में बात की है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, अब ये जो आपका आगे वर्क आता है विच इज कीवर्ड्स और वोकैबुलरी ऑफ कल्चर एंड सोसाइटी, इस पे कभी क्वेश्चन नहीं आया है बट दिस अकॉर्डिंग टू मी इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि ये जो आपका वर्क है कीवर्ड्स, ऑलरेडी हम लोग 5 कीवर्ड्स की पहले बात कर चुके हैं। सो इनका ये जो वर्ड था, इनका ये जो वर्क था ओरिजिनली वॉज इंटेंडेड टू बी पब्लिश्ड विद दिस वर्क कल्चर एंड सोसाइटी। इस बुक को ये पहले इनके ही साथ पब्लिश करना चाहते थे बट समहाउ ये हुआ नहीं। अब उस बुक में ऐसा क्या स्पेशल है? लेट्स टेक अ लुक। द वर्क एग्जामिन्स द हिस्ट्री ऑफ मोर देन 100 वर्ड्स दैट आर फेमिलियर एंड येट कंफ्यूजिंग। आपको टाइटल से ही समझ में आ जाएगा, ये एक ऐसी बुक है जिसमें किसी थ्योरी की बात नहीं की गई है। इस बुक में रेमंड विलियम्स ने मोर देन 100 वर्ड्स को डाला है जिनके बारे में ये बात करते हैं। अब इनके बारे में ये एटोमोलॉजिकल बात नहीं करते हैं कि ये आपका जो टर्म है कहाँ से लेटिन ओरिजिन का है या किस ओरिजिन का है, नहीं। ये इन्होंने मोर देन 100 वर्ड्स लिए हैं और बताया है कि कल्चरली सोसाइटी के बदलते बदलते कैसे किसी वर्ड का मीनिंग कल्चरली अब चेंज हो गया है। बहुत अच्छा इसका एग्जाम्पल आई कैन गिव यू। हम लोग द वर्ड दादा यूज करते थे हमारे ग्रैंडफादर को डिनोट करने के लिए, बट आज की डेट में आप देखेंगे कि दादा जो एक वर्ड है यूज किया जाता है बाय नॉर्मल पीपल, ये उस इंसान को डिनोट करने के लिए हु इज वेरी पावरफुल, कि वो तो उस गली का दादा है। ओके, सो यू आर एबल टू सी कि किसी भी पर्टिकुलर वर्ड का कैसे कल्चरली मीनिंग चेंज हो जाता है। सेम अनदर वर्ड गोज फॉर योर द वर्ड मिस्ट्रेस। अब सैमुअल जॉनसन जो हमारे लिटरेचर की फील्ड के बहुत बड़े एक रिनाउंड क्रिटिक एंड राइटर हैं, उन्होंने, सबको पता होगा कि एक ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी 9 इयर्स की मेहनत के बाद उन्होंने पब्लिश की थी जिसमें उन्होंने मोर देन 1000 टर्म्स को डिफाइन किया था इन अ ह्यूमरिस्टिक वे। तो तब के टाइम पे उन्होंने जब मिस्ट्रेस
वर्ड को डिफाइन किया तो उसका मतलब निकलता है अ बिलवेड वुमेन हु इज मल्टी टैलेंटेड। ओके, आप सर्च भी कर सकते हैं इसको, बट आज की डेट में आप अगर देखें तो जो मिस्ट्रेस वर्ड है इज अ डेरोगेटरी टर्म फॉर अ वुमेन हु इज हैविंग एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर विद अ मैरिड पर्सन। सो आप ये देख पा रहे होंगे कि कल्चर और सोसाइटी के चेंज होते होते कैसे वर्ड्स के मीनिंग चेंज किए मीनिंग नहीं चेंज हो जाते हैं, बट लोग उसका कॉनोटेशन कुछ और ही ले लेते हैं। हेंस इस पर्टिकुलर बुक में कीवर्ड्स में इन्होंने ऐसे कई 100 वर्ड्स की बात की है जिनका टाइम टू टाइम कॉन्टेक्स्ट चेंज हो गया है या फिर मीनिंग चेंज हो गया है। आई होप दिस इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं और इनके थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट टर्म को हम लोग देखते हैं विच इज कल्चरल मटीरियलिज्म। अब ये इनका टर्म था और इनकी ये बुक भी थी, तो ये याद करना बहुत इजी हो जाएगा कि कल्चर मटीरियलिज्म जो टर्म था, कल्चर एंड मटीरियलिज्म बुक जो 1980 में पब्लिश हुई थी उसके अंदर ये टर्म यूज किया गया है। बहुत सिंपल है ये टर्म। इस टर्म के थ्रू इन्होंने रेमंड विलियम्स ने बताया है कि अगर आपको किसी सोसाइटी के ह्यूमन कल्चर के बारे में जानना है तो उस कल्चर में लोग जो चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं, जिस मटेरियल्स को पसंद कर रहे हैं और ख़रीद रहे हैं, उसको अगर आप एनालाइज करें तो उसके कल्चर के बारे में आपको तुरंत पता लग जाएगा। ये थोड़ा सा न्यू हिस्टोरिसिज्म की तरह रिलेट कर रहा है। न्यू हिस्टोरिसिज्म एज वी हैव सीन इन आवर प्रीवियस वीडियो ऑफ स्टीफन ग्रीनब्लैट एक ऐसी थ्योरी है जो किसी भी टेक्स्ट को एनालाइज करती है उस टाइम के सोसाइटल और उस टाइम के हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। सो आपका कल्चरल मटीरियलिज्म भी यही कहता है कि अगर आपको किसी सोसाइटी को जानना है तो आप उस पर्टिकुलर सोसाइटी में यूज़ होने वाले या कंज्यूम होने वाले मटेरियल की अगर अध्ययन करेंगे या फिर उसको इवैल्यूएट करेंगे तो आपको उस सोसाइटी के मटीरियलिस्टिक व्यू के बारे में पता लग जाएगा। ओके, सो आई विल रीड दिस फॉर यू। Cultural materialism is a school of thought parallel to new historicism and looks into Marxism hegemonical view of influence of the dominant materialistic producing party on the culture और society as a whole। हम लोग आज की डेट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे कंज्यूम कर रहे हैं जो हमारे कल्चर या हमारी नीड का पार्ट नहीं है, बट क्योंकि वो डोमिनेंट सोसाइटी या फैशन में बहुत ज़्यादा ही ट्रेंडिंग है तो हम लोग उस चीज़ को अब कंज्यूम करने लगे हैं। उसी चीज़ की बात की है कि एक पर्टिकुलर डोमिनेंट सोसाइटी में मटीरियल का क्या इफेक्ट है, वो अगर आप एनालाइज कर लें तो उस कल्चर के बारे में आपको जानना बहुत ईजी हो जाएगा। नाउ रेमंड विलियम्स ने ये कल्चरल मटीरियलिज्म का टर्म दिया था, बट देयर वर टू अदर पर्सन्स जिन्होंने इस टर्म को पॉपुलराइज किया बहुत ज़्यादा, जिसका नाम है जॉनथन डॉलिमोर एंड आपके एलन सिनफील्ड। अब ये दोनों और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इन्होंने एक और बुक लिखी थी पॉलिटिकल शेक्सपियर। प्लीज़ अपडेट योर नोट्स ऑन इट। और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनके 4 कैरेक्टरिस्टिक्स। ये कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछे जा सकते हैं। ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इन्होंने कल्चरल मटीरियलिज्म के कॉन्टेक्स्ट में बोला है कि कल्चरल मटीरियलिज्म के 4 कॉन्सेप्ट होते हैं। ओके, सबसे पहला है आपका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट का मतलब भी आपका न्यू हिस्टोरिसिज्म ही होता है कि अगर आपको किसी सोसाइटी को, किसी सोसाइटी के किसी पर्टिकुलर टाइम को समझना है तो उस टाइम का आप टेक्स्ट उठा के अगर आप देख लेंगे तो उस टाइम का हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट समझ जाएंगे। इसका बहुत इजी एग्जांपल ये हो सकता है कि सपोज हम लोग के डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे और ये कोविड के टाइम पे कुछ बुक्स या कुछ मेमोयर्स अगर लिखे गए होंगे, आज से 20 या 25 साल बाद उस बुक्स को कोई पढ़ेगा तो वो हमारे इस पर्टिकुलर टाइम पे क्या चल रहा था उसकी एक बहुत ही अच्छी इमेज बना ले जाएगा। इसी को कहते हैं कल्चरल मटीरियलिज्म का हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट है आपका क्लोज टेक्सचुअल एनालिसिस की अगर आपने उस एनालिसिस करने के बाद कोई थ्योरी बना ली है तो उसको आप आगे के टेक्स्ट को रीड करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, पॉलिटिकल कमिटमेंट आ जाता है, देन आपका थ्योरेटिकल मेथड आ जाता है। ये चारों नेम्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इतना ज़्यादा इनके बारे में जानना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, सो डू कीप अ नोट ऑफ इट। नाउ ये तो आपके जॉनथन डॉलिमोर और एलन सिनफील्ड ने बताया था कि 4 तरीके के कल्चरल मटीरियलिज्म के कॉन्सेप्ट क्या है। हमारे जो रेमंड विलियम्स थे इन्होंने इनसे भी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताया है विच इज़ एलिमेंट्स ऑफ कल्चर। इन्होंने रेमंड विलियम्स ने 3 टाइप के कल्चर हम लोग के सामने लेके आए हैं और बताया है। डोमिनेंट, रेसिडुअल एंड इमर्जेंट, 3 टाइप्स के कल्चर रेमंड विलियम्स बताते हैं। डोमिनेंट आपका जो कल्चर होता है वो कल्चर होता है विच इज़ प्रेवलेंट इन द सोसाइटी एंड ह्यूजली यूज्ड बाय द डोमिनेंट कल्चर बाय द पीपल हु आर इन पावर। तो वो आपकी सोसाइटी जो होती है, डोमिनेंट सोसाइटी होती है, जिस चीज़ को बहुत ईजिली फॉलो कर रही है
और इट इज़ इन ट्रेंड, वो आपका डोमिनेंट कल्चर बन जाता है। नेक्स्ट आता है आपका रेसिडुअल कल्चर, एक ऐसा कल्चर जो ओल्ड है, जिसकी प्रैक्टिसेस ओल्ड है, लेकिन आज भी मॉडर्न सोसाइटी में वो यूज़ की जा रही हैं। हमारे पेरेंट्स इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि भले हमारे डोमिनेंट कल्चर में जो कुछ भी चल रहा हो, हमारे पेरेंट्स कहीं ना कहीं रेसिडुअल कल्चर को ज़रूर यूज़ कर रहे हैं कि घर से निकलो तो दही एंड चीनी आपको लेनी है और बहुत सारी ऐसी नींबू मिर्ची आपको लगाना है। सो ये रेसिडुअल कल्चर का पार्ट है। आज की डेट में जो मॉडर्न पीपल होते हैं वो इसको फॉलो नहीं करते हैं, हमारे पेरेंट्स रेसिडुअल कल्चर का कुछ पार्ट लेके चल रहे हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इमर्जेंट कल्चर, न्यू आइडियाज एंड प्रैक्टिसेस बीइंग एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी। अगेन इसका एग्जांपल है हमारे पेरेंट्स। आज का जो सोशल मीडिया का ज़माना है, आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से वो एक डोमिनेंट कल्चर भी है और वो एक नॉर्मल ऑर्डिनरी पीपल का भी कल्चर बन गया है। सो इमर्जेंट कल्चर है कि जो नया कल्चर आ रहा है उसको जो आजकल के लोग अपनी ज़िंदगी में लेकर आ रहे हैं। जैसे कि आप पेरेंट्स को देखेंगे कि वो अब इंटरेस्टेड होते हैं फेसबुक पे आईडी बनाने के लिए, व्हाट्सएप में ज्वाइन करने के लिए कि हमको भी डीपी चेंज करनी है। सो जो हमारा इमर्जेंट सोशल मीडिया का कल्चर है, हमारे पेरेंट्स उसमें फिट इन होने की कोशिश कर रहे हैं। आई होप ऑल थ्री कल्चर्स आर क्लियर टू यू। आगे बढ़ते हैं। इनका एक इम्पॉर्टेंट टर्म है सिलेक्टिव ट्रेडिशन, जिसमें से क्वेश्चन भी आया था। सिलेक्टिव ट्रेडिशन क्या बोलता है? रेमंड विलियम्स का एक ऐसा टर्म है जिसमें इन्होंने बताया है कि सिलेक्टिव ट्रेडिशन का कॉन्सेप्ट कहता है, या फिर ये एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली कुछ ऐसे ट्रेडिशंस को अपनी लाइफ में लेके आ गए हैं जो डोमिनेंट है। अब डोमिनेंट है या फिर वो पास्ट का पार्ट है, वो ऐसे पर्टिकुलर ट्रेंड्स जो हम लोग सोसाइटी से अपने पर्टिकुलर कल्चर में उसको उतार लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है लेगेसी ऑफ द पास्ट टू एक्सप्लेन, सपोर्ट एंड जस्टिफाई एक्शंस इन द प्रेजेंट। उनको हम लोग इम्बाइब कर लेते हैं और किसी ना किसी तरीके से उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपका करंट ट्रेंड्स ऑफ द सोसाइटी, अब पब जाना हम लोग के ऑर्डिनरी कल्चर या हम लोग के कल्चर, मिडिल क्लास पीपल के कल्चर का पार्ट नहीं था, ये हाई एंड डोमिनेंट कल्चर का पार्ट था। बट समहाउ हम लोग ने सिलेक्टिव ट्रेडिशन का यूज़ करके उसको अपने जीवन में उतार लिया एंड हम लोग उस चीज़ को अब करंट ट्रेंड्स को फॉलो कर रहे हैं। हम लोग कोई भी नए कपड़े पहन रहे हैं तो उसको हम लोग सोशल मीडिया पे अपलोड कर रहे हैं। सो इन्होंने बताया है कि ऐसा करंट ट्रेंड्स या ऐसा डोमिनेंट कल्चर जिसको हम लोग कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली अपने कल्चर का पार्ट बना ले रहे हैं, देन वी आर ट्राइंग टू जस्टिफाई इट। आई होप दिस इज क्लियर। देन मूविंग फॉरवर्ड, ये इनका बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इससे क्वेश्चन भी आया हुआ है, कल्चर इज ऑर्डिनरी। अब आपको रेमंड विलियम्स के बारे में एक रफ टफ आइडिया लग गया होगा कि इन्होंने हाई कल्चर के बारे में और डोमिनेंट कल्चर के बारे में ज़्यादा तारीफ नहीं की है। ही हैज़ रिजेक्टेड हिज आइडिया। सो ही हैज़ टोल्ड, जैसे कि पहले भी उन्होंने बताया कि कल्चर कोई बहुत बड़ी थ्योरी या डोमिनेंट कल्चर को बिलोंग होने वाली चीज़ नहीं है। ये आपका कल्चर इज ऑर्डिनरी, इट इज़ अ वे ऑफ लाइफ एंड इट इज़ डज नॉट ओनली बिलोंग्स टू पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। इस बुक में भी इन्होंने अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ या विच इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपका कल्चर इज ऑर्डिनरी ऐसे है, ना कि ये कोई टर्म है और ना ही कोई बुक है। ये ऐसे है कौन सी बुक में? रिसोर्सेज ऑफ होप, कल्चर, डेमोक्रेसी एंड सोशलिज्म, ये बुक है एंड कल्चर इज ऑर्डिनरी आपका ऐसे है। सो प्लीज़ अपने नोट्स को फिर से अपडेट कर लीजिएगा। ओके, कल्चर इज ऑर्डिनरी के बारे में इन्होंने बताया है कि कल्चर सेम वही चीज़, एक ऑर्डिनरी चीज़ है। इट इज़ नॉट समथिंग विच बिलोंग्स टू द इलाइट पीपल, और आप इस चीज़ में बहुत ज़्यादा अपने आप को खो न दें इलाइट कल्चर के डोमिनेशन के अकॉर्डिंग। आप अपनी एक आर्टिस्टिक व्यू को रखें जिसमें आप दोनों के बीच में एक बैलेंस बना के रखें। अनदर थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कल्चर इज ऑर्डिनरी के आपके एस्से में कि इन्होंने टी.एस. इलियट, जो हमारे मॉडर्निस्ट राइटर एंड क्रिटिक थे, उनके आइडिया को, कल्चरल आइडियाज़ को इन्होंने यहाँ पे रिजेक्ट किया है और उसको अपोज किया है। क्यों? क्योंकि टी.एस. इलियट ने अपने इस पर्टिकुलर एस्से में नोट्स टूवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ कल्चर में हाई कल्चर और इलाइट कल्चर को बोला है कि एक्चुअल में तो कल्चर वही होता है और कल्चर को आगे हमारे डोमिनेंट कल्चर या इलाइट कल्चर ही लेके जाते हैं, एंड वेयर एज द ऑर्डिनरी पीपल्स कल्चर इज नॉट समथिंग दैट शुड बी कैरीड फॉरवर्ड अप टू द अनदर जनरेशन। सो ये टी.एस. इलियट का मानना था। अनदर थिंग कि आपके टी.एस. इलियट राइट विंग को सपोर्ट करते थे और बिलोंग करते थे। तो
इट इज़ बट ऑब्वियस कि ये राइट विंग को क्योंकि सपोर्ट करते थे, एलिटिस्ट पर्सपेक्टिव इन्होंने कल्चर को दिया है, जो हमारे रेमंड विलियम्स ने क्या किया है, अपोज किया है इस पर्टिकुलर ऐसे कल्चर इज ऑर्डिनरी में। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट इनका जो वर्क आता है, अब इस वर्क को कभी पूछा नहीं गया है बट दिस इज इंपॉर्टेंट इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, द लॉन्ग रेवोल्यूशन 1961। अब आपको रेमंड विलियम्स के जो मोस्ट ऑफ द वर्क्स है ना, उनका एक आइडिया लग चुका होगा और आपको पता लग गया होगा कि वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक ही थीम की बात कर रहे हैं कि आपका ऑर्डिनरी कल्चर एंड आपका कल्चर इज़ अ वे ऑफ लाइफ। आपको आइडिया लग गया होगा कि वो मोस्टली इसी बारे में बात कर रहे हैं। हम लोग ने पिछले वीडियो में भी स्टीफन ग्रीनबेल्ट को देखा था, जहाँ पे हम लोग ने देखा था कि वो बेसिकली शेक्सपियरन, रेनाइसा, कल्चरल पोएटिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। सो ऐसे राइटर्स का जिनका ओवरऑल थीम सारे वर्क्स का सेम होता है, सेम या समवॉट सिमिलर होता है, उनको जज करना या उनको एग्जाम में मार्क करना आसान हो जाता है। ओके, आई होप दिस हेल्प्स। Raymond Williams examines the gradual change which is came over the political, economic, cultural life of 21st century। अब देखिए, लॉन्ग रेवोल्यूशन वाली बुक में इन्होंने 21st या करंट सोसाइटी में आने वाले जो पॉलिटिकल, कल्चरल, इकोनॉमिक चेंजेस के बारे में इन्होंने इस बुक में बात की है। जो हमारी पुरानी बुक थी कल्चर एंड सोसाइटी 1780 टू 1950, उसमें उन्होंने लेट रोमांटिक से लेके करंट मॉडर्न पीरियड की बात की थी। अब तो हम लोग पोस्ट मॉडर्न के फील्ड में आ चुके हैं। ओके, सो आई होप दिस डिमार्केशन इज क्लियर। लास्ट, ओके दिस इज नॉट लास्ट, ये आपका एक कॉन्सेप्ट आता है स्ट्रक्चर ऑफ फीलिंग। अब ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इनका टर्म है बट आई विल लाइक टू सिंप्लीफाई दिस फॉर यू। सबसे पहले तो इनका ये जो टर्म है, इन्होंने ये फ्रेज़ है स्ट्रक्चर ऑफ फीलिंग कॉइन किया है अपने इस बुक में प्रीफेस टू फिल्म 1954। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं वेयर द नेट पीपल आस्क यू कि कौन सी बुक से ये बिलोंग करता है। ओके, इस बुक में इन्होंने ड्रामेटिक कन्वेंशंस और रिटन टेक्स्ट के बीच में एक कनेक्शन बैठाया है और बोला है कि स्ट्रक्चर ऑफ फीलिंग इज दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पीरियड। एक किसी भी पीरियड या किसी भी एज का वो कैरेक्टरिस्टिक होता है जो हम लोग का आज की जनरेशन को डिफाइन करता है। इट इज़ लाइक कन्वेइंग द कैरेक्टरिस्टिक फीलिंग ऑफ अ पर्टिकुलर एज। आपको किसी भी पर्टिकुलर एज को जानना है तो उसमें जो भी लोगों की फीलिंग्स हैं, थॉट्स हैं, ट्रेंड्स हैं, चल रहे हैं, उसको अगर आप एनालाइज कर लेते हैं तो वो एक स्ट्रक्चर ऑफ फीलिंग का कॉन्सेप्ट आपका बन जाता है। ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा डीप है लेकिन आपको इतना डीप में नहीं जाना है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया था स्ट्रक्चर ऑफ फीलिंग आपके क्वेश्चन में। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू नो कि रफ टफ बात क्या की गई है इस कॉन्सेप्ट के बारे में और ये किसने कॉइन किया था, किस में कॉइन किया था। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, इनका ये जो लास्ट कॉन्सेप्ट है होमोलॉजी का। होमोलॉजी भी एक इनका कॉन्सेप्ट है, पूछा नहीं गया है बट पूछा जा सकता है। आई फाउंड इट इम्पॉर्टेंट। तो इसमें भी बताया गया है कि होमोलॉजी इज़ अ कनेक्शन बिटवीन टू स्ट्रक्चर्स लाइक लिटरेरी वर्क्स एंड सोशल क्लासेस। ये कहीं ना कहीं न्यू हिस्टोरिसिज्म की फील्ड को बिलोंग करते हैं, तो इन्होंने भी हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट और लिटरेरी वर्क्स के बीच में एक कनेक्शन बैठाया है कि किसी भी पर्टिकुलर सोसाइटी के बारे में जानना है तो लिटरेरी टेक्स्ट को पकड़ लो और लिटरेरी टेक्स्ट को समझना है तो उसकी कॉन्टेक्चुअल हिस्ट्री या उस टाइम की सोसाइटी के बारे में आप डिटेल्स गैदर कर लो, तो वाइस वर्सा हो के दोनों के बारे में आपको पता लग जाएगा। ओके, सो दैट वॉज इट फॉर ऑल ऑफ हिज इम्पॉर्टेंट टर्म्स। यहाँ पे I have enclosed here all his important works, Culture and Society, Long Revolution, Country and the City भी इनका important work है, Culture and Materialism हम लोग ने देख लिया, Keywords देख लिया, Marxism and Culture, Base and Superstructure in Marxist Cultural Theory इनका एक बहुत important work है। ये आपका homework है, आप इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिएगा। ओके, नाउ अब हम लोग ने क्योंकि सब कुछ पढ़ लिया है तो हम लोग एक बार अब क्वेश्चंस की तरफ वापस जाते हैं और देखते हैं कि कितने क्वेश्चंस हम लोग से अब बनते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन, विच ऑफ दिस इज ट्रू ऑफ रेमंड विलियम्स कल्चर एंड सोसाइटी? इट क्रिटिक्स द आइडिया ऑफ हाई कल्चर, इट ओवरलुक्स द आइडिया ऑफ हाई कल्चर, इट डिफाइंस द कल्चर एज अ वे ऑफ लाइफ और इट इक्वेट्स कल्चर विद साइंस। अब हम लोग की दो चीज़ें क्लिक हो रही हैं। एक तो सबसे पहला वाला कि हाई कल्चर को इन्होंने हमेशा से ही क्रिटिक किया है, दूसरा कि कल्चर एज अ वे ऑफ लाइफ इसको डिफाइन किया है। सो ए और सी आपका आंसर बन जाता है, हेंस आपका पॉइंट नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर। आगे हम लोग देखते हैं मैच द वर्क विद द ऑथर। ये तो हम लोग ने तभी देख लिया था कि रेमंड विलियम्स का इंपॉर्टेंट वर्क क्या है, आपका कल्चर एंड सोसाइटी। ओके, आगे
देखते हैं व्हाट अकॉर्डिंग टू रेमंड विलियम्स इज द राइट डिस्क्रिप्शन ऑफ द टर्म कल्चरल मटीरियलिज्म. The cultural effect of the religion has in social life, the political effect that matter has in social life, या फिर the material effect that culture has in wider social life. Last, the effect of social life in cultural situations of uncertainty. तो हम लोग ने बताया था कि आपको किसी भी कल्चर के बारे में जानना है तो उसके मटीरियलिज्म और उसके मटीरियल जो कंज्यूम किया जा रहा है उसके बारे में जान लेंगे तो उस सोसाइटी का एक वाइडर आउटलुक आपके सामने होगा. Hence your answer is point number 3. Moving forward, culture is ordinary, that is the first fact. Which one of the following is the source of the statement? अब ये आपका कौन सी बुक का पार्ट है, ये तो हम लोग ने देखा नहीं, लेकिन हम लोग इसमें से थोड़ा सा देख लेते हैं. ये देखिए, कीवर्ड्स नहीं हो सकता. लॉन्ग रेवोल्यूशन के बारे में हम लोग ने पढ़ा था कि वो 21st सेंचुरी के बारे में बात कर रहा है. कंट्री एंड द सिटी, इनका कोई इतना इंपॉर्टेंट वर्क नहीं है और हम लोग ने इसके बारे में पढ़ा भी नहीं है. रिसोर्सेज ऑफ होप हम लोग ने पढ़ा था, जिसके अंदर आपका ऐसे आता है कल्चर इज ऑर्डिनरी. तो जाहिर सी बात है, कल्चर इज ऑर्डिनरी, दैट इज द फर्स्ट फैक्ट. ये बन जाता है आपका आंसर, रिसोर्सेज ऑफ होप. ओके, देन योर क्वेश्चन इज द की फिगर्स इन द डेवलपमेंट ऑफ ब्रिटिश कल्चरल स्टडीज़ आर. आपकी कल्चरल स्टडीज़ जब डेवलप हुई थी तो उसके मेन फाउंडिंग फिगर्स कौन से थे? आपके रिचर्ड होगार्ट, रेमंड विलियम्स, स्टुअर्ट हॉल, E.P. थॉम्सन, मार्शल मैक्लुहान, जो आगे आने वाले हैं आगे के हमारी सीरीज़ में. सो ये इसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन जाते हैं. A, B and C, दे वर द कल्चरल फाउंडर्स ऑफ कल्चरल स्टडीज़. ओके, सो आपका आंसर है ये थर्ड वाला. Then last question, match the following items ideas with writers who first used and popularized it. अब हम लोग ने इतने सारे टर्म्स देखे, इसमें से आप देखिए कौन सा क्लिक करता है. द फ्रंटियर थीसिस, द लॉस्ट जनरेशन, ये तो आपका मूवमेंट ही आ गया. आपकी थर्ड स्पेस आ जाती है और स्ट्रक्चर ऑफ फीलिंग, जिसके बारे में हम लोग ने बात की. तो ये आपका आंसर बन गया. आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, सारे इनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे. आई हैव डन अ लॉट ऑफ रिसर्च एंड मेड दिस स्लाइड कि इसके अंदर सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आ जाएं, कुछ ज़्यादा ना हो जो आपको ऑन द कंटेंट के नाम पे बहुत ज़्यादा लगने लगे और कुछ कम भी ना हो जो कुछ मिस हो जाए. सो आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा और आपको ये एफर्ट एंड माई स्टाइल ऑफ टीचिंग अगर अच्छा लगा हो तो लाइक किए बिना आप मत जाइएगा. कमेंट ज़रूर करिएगा, बिकॉज आई लव टू लिसन टू यू पीपल, द फीडबैक दैट यू गिव, द सजेशंस दैट यू पीपल हैव फॉर मी. आई लव टू रीड दैट. सो डू कमेंट डाउन बिलो वट एवर यू आर थिंकिंग. शेयर भी करिएगा विथ योर फ्रेंड्स whoever is going to give the NET exam और जिसको भी रेमंड विलियम्स के बारे में सुनना है. एंड इफ़ यू आर अ न्यू व्यूअर एंड यू हैव मेड अप टिल टू एंड, do subscribe to the channel. So that was it for this video. We will meet in the upcoming cultural studies के lecture में. हम लोग आगे और भी theorists को देखने वाले हैं. सेशन इंटरेस्टिंग अगर आपको लगा एंड बेनिफिशियल लगा तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज गाइज. डू टेक केयर. अच्छे से आप पढ़ाई करिए. कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो यू कैन कम डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड कमेंट योर प्रॉब्लम्स. आई विल डू cater to it. ओके, सो थैंक यू एंड बाय.